भाई टू इंपॉर्टेंट ऑपरेशन की बात चल रही थी। आओ पहला इंपॉर्टेंट ऑपरेशन अपन ने देख लिया, समेशन ऑपरेशन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ दो डिटरमिनेंट्स का मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और हम बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट की। भाई दो डिटरमिनेंट को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दो डिटरमिनेंट को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, उसका मल्टीप्लाई करने का क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या चीजें होंगी, आइए सब धीरे धीरे देखते हैं। तो भाई हम लोग बात करने जा रहे हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स की। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट की बात अपन कर रहे हैं। चलो अब दो डिटरमिनेंट कैसे मल्टीप्लाई होंगे, उसका क्या इंप्लीकेशन होगा, और इसका भैया मैट्रिक्स में भी बहुत गजब का यूज है। तो मैट्रिक्स में कैसे कैसे यूज करेंगे, सारी बातें हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल ध्यान देखें, मल्टीप्लीकेशन डिटरमिनेंट, अगर दो डिटरमिनेंट हमको गिवन है तो दो डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई किए जाते हैं रो बाय कॉलम। कैसे, रो बाय कॉलम। बात समझे, डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहली चाहिए कि बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी एंड दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सी। यानी अगर a इंटू बी अगर आ रहा है, डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करके एक नया डिटरमिनेंट मिल रहा है, तो सबसे पहली बात कि तीन के तीनों का ऑर्डर सेम होगा। दो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई ही तब कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम। अगर दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी आप दो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं होगा तो आप दो डिटरमिनेंट को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, चलिए कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं कब नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, समझ में आ गया। मल्टीप्लाई करके जो फाइनल डिटरमिनेंट आएगा वो कैसा आएगा वो भी समझ में आ गया। अब सवाल उठता है कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। इधर देखिए, a इंटू बी अगर c है तो c आई जे, यानी का जो ith रो jth कॉलम का एलिमेंट होगा और कुछ नहीं होगा, वो होगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ ith रो ऑफ a एंड jth कॉलम ऑफ b। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ith रो ऑफ a एंड jth कॉलम ऑफ, यही मल्टीप्लिकेशन का सूत्र है, यही मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है, यही मल्टीप्लिकेशन का रूल है, यही मल्टीप्लिकेशन का नियम है। सी आई जे बनेगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ ith रो ऑफ a एंड jth कॉलम ऑफ b। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ith रो ऑफ a एंड jth कॉलम ऑफ b, ith रो ऑफ a एंड jth कॉलम ऑफ b के डॉट प्रोडक्ट से बनता है ये। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ith रो ऑफ a एंड jth कॉलम ऑफ b। आइए मैं समझा, एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका डिटरमिनेंट है। अब चूंकि आपने अपना डिटरमिनेंट थर्ड ऑर्डर का ले लिया है तो आप जिससे भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे वह भी थर्ड ऑर्डर का होगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करके जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वह भी थर्ड ऑर्डर का होगा। चलिए ये हमारे पास डिटरमिनेंट आ गया, इसको मान लीजिए और यहां पर m1 m2 m3 और यहां n1 n2 n3, आइए इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये हमारा डिटरमिनेंट b है। अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करने पर जो फाइनल डिटरमिनेंट निकल के आएगा वह भी कितने ऑर्डर का होगा, वह भी थर्ड ऑर्डर का ही डिटरमिनेंट होगा। अच्छा और बात करते हैं, थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। चलो अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो जब थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट आप बनाएंगे तो यहाँ C11 आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, यहाँ C12 आएगा, यहाँ C13 आएगा, यहाँ C21 आएगा, यहाँ C22 आएगा, यहाँ C23 आएगा, यहाँ C32 आएगा और यहाँ C33 आएगा। यह आएगा थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट। अब मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया है, क्या नियम है, क्या रूल है, क्या सूत्र है। सी आई जे बनता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ith रो ऑफ a एंड jth कॉलम ऑफ b, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ith रो ऑफ a एंड jth कॉलम ऑफ b से, यानी C11 का मतलब होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का डॉट प्रोडक्ट, तो C11 हो जाएगा फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम का डॉट प्रोडक्ट, ये आएगा A1 L1 प्लस A2 L2 3 L3। ये
उसके बाद C12 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का डॉट प्रोडक्ट, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का डॉट प्रोडक्ट, तो ये आएगा A1M1 प्लस A2M2 प्लस A3M3। नेक्स्ट करते हैं C13 क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का डॉट प्रोडक्ट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का डॉट प्रोडक्ट, यानी ये चीज हमारे पास निकल के आएगी A1N1 प्लस A2N2 प्लस A3N3। नेक्स्ट अगर लोग करें C21 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो C21 हमारे पास क्या निकल के आएगा, C21 निकल के आएगा B1L1 प्लस B2 प्लस B3। C22 का मतलब 22 का मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का डॉट प्रोडक्ट, आइए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का डॉट प्रोडक्ट ले तो आ जाएगा B1M1 प्लस B2M2 प्लस B3M3। और C23 का मतलब होगा सेकेंड रो थर्ड कॉलम का डॉट प्रोडक्ट, और सेकेंड रो थर्ड कॉलम का डॉट प्रोडक्ट कितना निकल के आएगा, B1N1 प्लस B2N2 प्लस B3N3। नेक्स्ट 3 होगा थर्ड कॉलम का प्रोडक्ट, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम C1L1 प्लस C32 का मतलब क्या होगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम का डॉट प्रोडक्ट। आइए बात करें थर्ड रो सेकंड कॉलम का डॉट प्रोडक्ट, C1M1 प्लस C2M2 प्लस C3M3। और C33 का मतलब क्या होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम का डॉट प्रोडक्ट, थर्ड रो थर्ड कॉलम का डॉट प्रोडक्ट C1N1 प्लस C2N2 प्लस C3N3। आसान सा है, कोई दम नहीं है, बस एक बार समझने की बात है। दो डिटरमिनेंट को आप बहुत आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दो डिटरमिनेंट को आप बहुत आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या दो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन समझ में आया? मेन सूत्र, मेन फॉर्मूला, मेन नियम, मेन जो बात है वो यही है कि सी जो बनता है, जो फाइनल डिटरमिनेंट बनता है, उसका ith रो jth कॉलम का एलिमेंट होता है, पहले वाले से रो दूसरे वाले से कॉलम, इसलिए इसको रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन भी कहा जाता है। रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन क्यों कहते हैं इसको रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन या रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन? क्योंकि पहले डिटरमिनेंट से मिलती है रो और दूसरे डिटरमिनेंट से मिलता है कॉलम, इसीलिए दिस इज नोन एज रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन। क्या ये बात समझ में आई? बिल्कुल। अच्छा, डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डिटरमिनेंट को तो आजकल छोटे बच्चे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, कॉपी कर लिया भाई, मिटा रहे हैं, थोड़ा मिटा रहे हैं। तो मैं कह मेन बात है, अगर डिटरमिनेंट गिवन हो, ये क्या हो गया, ये देखिए है, ये डिटरमिनेंट है जो बनाया गया है दो डिटरमिनेंट के मल्टीप्लिकेशन। अभी हमने इसको बनाया है, तो अभी के अभी हम लोग फैक्टराइज करना सीखें। तो ये डिटरमिनेंट बनाया गया है डिटरमिनेंट के मल्टीप्लिकेशन से, और मल्टीप्लिकेशन अगर हमने ढंग से समझ लिया है तो पहले डिटरमिनेंट से रो मिलता है और दूसरे डिटरमिनेंट से कॉलम मिलता है, पहले डिटरमिनेंट से रो मिलता है और दूसरे डिटरमिनेंट से कॉलम मिलता है। तो यहां पर ये बेसिकली बन जाएगा या दो डिटरमिनेंट का कितनों का मल्टीप्लिकेशन, दो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन होगा। पहले डिटरमिनेंट से रो मिलेगा और दूसरे डिटरमिनेंट से कॉलम मिलेगा। ये चीज और कुछ नहीं, बस दो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन है। ये चीज और कुछ भी नहीं, बस दो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन है। पहले डिटरमिनेंट से रो मिलता है, दूसरे डिटरमिनेंट से कॉलम मिलता है। अब सवाल उठता है, अच्छा पहले डिटरमिनेंट से रो मिलेगा, दूसरे से कॉलम मिलेगा, तो क्या कोई योजना लगाकर, कोई बुद्धि लगाकर सकते हैं? बिल्कुल। देखो कैसे, रो में कॉमन देखो, कहां कॉमन देखो, रो में। कैसा कॉमन? डॉट प्रोडक्ट जैसा कॉमन। कैसा कॉमन? डॉट प्रोडक्ट जैसा कॉमन। कैसा कॉमन? डॉट प्रोडक्ट जैसा कॉमन। अगर रो में कॉमन देखोगे तो उससे रो वाला डिटरमिनेंट बनेगा, और अगर कॉलम में कॉमन देखोगे तो कॉलम वाला डिटरमिनेंट। मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है। रो में कॉमन देखोगे तो रो वाला डिटरमिनेंट बनेगा, कॉलम में कॉमन देखोगे
तो कॉलम वाला डिटरमिनेंट बनेगा। आइए बात करते हैं रो में कॉमन। अरे रो में कॉमन कैसा कॉमन? डॉट प्रोडक्ट जैसा कॉमन। कोई एक ऐसा वेक्टर ढूंढो जो के अंदर a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, a1 i कैप, j कैप, a1। वाह, पहली रो में क्या चीज कॉमन है? a1 a2 a3 a1 a2 a3 a2 a3। जो पहली रो में कॉमन होगा उससे पहली रो बनेगी, जो दूसरी रो में कॉमन होगा उससे दूसरी रो बनेगी। b1 b2 b3 b1 b2 b3 b1 b2 b3। और जो तीसरी रो में कॉमन होगा उससे तीसरी रो बनेगी c1 c2 c3 c1 c2 c3 c1 c2 c3। जैसे रोज में कॉमन देखकर रो वाला डिटरमिनेंट बनाया, वैसे कॉलम में कॉमन देखकर हम कॉलम वाला डिटरमिनेंट बनाएंगे। जो पहले कॉलम, एक पहला कॉलम बनेगा, जो दूसरे कॉलम में कॉमन होगा उससे दूसरा कॉलम बनेगा, और जो तीसरे कॉलम में कॉमन होगा उससे तीसरा कॉलम बनेगा। और कॉमन मतलब कैसा कॉमन? डॉट प्रोडक्ट जैसा कॉमन। पहले कॉलम को घूरे, क्या कोई तीन चीज कॉमन है? L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3। डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन तो समझ गए, फैक्टराइजेशन समझ रहे हैं, तो यहां आ जाएगा L1 L2 L3। दूसरे कॉलम में कॉमन देखें, M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3, तो यहां पर आ जाएगा M1 M2 M3। तीसरे कॉलम में N1 N2 N3 N1 N2 N3 N1 N2 N3, तो ये आ जाएगा N1। ऐसा मतलब अभी भी तो क्या था कि हमने इसको मल्टीप्लाई किया ही था इसलिए फटाफट फैक्टराइज हो गया, लेकिन जब रियल क्वेश्चन आता है थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, तो इसमें कोई खास बात नहीं है, ध्यान देंगे तो बात बन जाएगी। अब इलस्ट्रेशन देखें। क्वेश्चन देखो, अभी भी अपन ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट देखी है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट अपने को समझ में आ गया, साथ में मैंने आपको फैक्टराइजेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट बताया। डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, डिटरमिनेंट को बहुत आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल कुछ क्वेश्चंस आईटी में बेस्ड है, कुछ क्वेश्चन आईटी में आए हुए हैं फैक्टराइजेशन ऑफ डिटरमिनेंट पर। ऐसा लगता नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो फैक्टराइजेशन ऑफ डिटरमिनेंट बेस्ड है। चलो और में एक दो क्वेश्चन करें। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था आईटी के अंदर, शुरुआत के लिए जो है बहुत ही सही क्वेश्चन है। शुरुआत के लिए देखो, क्वेश्चन कहता था शो, और एक खतरनाक सा डिटरमिनेंट दे रखा था a1 माइनस b1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर था a2 माइनस b1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर था a3 माइनस b1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर था a1 माइनस b2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर a2 माइनस b2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर a3 माइनस b2 का होल स्क्वायर। आगे कह रहा है a1 स्क्वायर, दिखने में ही इतना खतरनाक का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स a1 माइनस a2 a2 माइनस a3 a3 माइनस a1 इंटू, खत्म नहीं हुआ, b1 माइनस b2 b2 माइनस b3 इंटू b3 माइनस b1। हाँ भाई साहब, ये चीज अपने को शो करनी है, ये चीज अपने को प्रूव करनी है। चलो कोशिश करते हैं इसको प्रूव करने के लिए। शो दिस, खतरनाक है, कैसे अप्रोच करेंगे? ध्यान देखो, जबरदस्त क्वेश्चन है और पूरी तरह से बेस्ड है। हाँ, जबरदस्त क्वेश्चन है और पूरी तरह बेस्ड है फैक्टराइजेशन ऑफ डिटरमिनेंट पर। बिल्कुल ध्यान सुने, फैक्टराइजेशन ऑफ डिटरमिनेंट। मैं क्या बोल रहा हूं, इस डिटरमिनेंट को हम लोग बड़े आराम से ऐसे लिख सकते हैं, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर माइनस 2a1 b1। यहां लिख सकते हैं a2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर माइनस 2a2 b1। यहां लिख सकते हैं a3 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर माइनस 2a3 b1। यहां पर लिख सकते हैं a1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर माइनस 2a1 b2। यहां लिख सकते हैं a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर माइनस 2a2 b2। और यहां लिख सकते हैं a3 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर माइनस 2a3 b2। यहां लिख सकते हैं a1 स्क्वायर प्लस b3 माइनस 2a1 b3। यहां लिख सकते हैं a2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर माइनस a2 b3। कुछ नया नहीं कर रहे, होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर रहे हैं। और यहां लिख सकते हैं a3 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर माइनस 2a3 b3।
ये हमारे पास डिटरमिनेंट निकल के आ गया। ये डंडी थोड़ी लंबी हो गई है, इस डंडी थोड़ा छोटा हो गया। चलिए ओके, ये डंडी में छोटी कर दी। अब थोड़ा सा बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इसको मैं क्या कोशिश कर रहा हूं कि किसी प्रकार से मैं इसको फैक्टराइज कर लूं एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट। कैसे हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट, इसको सब बच्चे बहुत ध्यान देखो। हाउ वी आर गोइंग टू फैक्टराइज इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट। सुनिए ध्यान से, देखो पहले रो फिर कॉलम, मैंने कल आपको बताया था पहले रो फिर कॉलम। सुनो ध्यान से, रो में जो कॉमन होगा उससे रो वाला डिटरमिनेंट बनेगा, यानी पहला डिटरमिनेंट बनेगा, और कॉलम में जो कॉमन होगा उससे कॉलम वाला डिटरमिनेंट बनेगा, यानी दूसरा डिटरमिनेंट बनेगा। तो मैं क्या बता रहा था कि रो में जो कॉमन होगा उससे रो वाला डिटरमिनेंट बनेगा, और जो कॉलम में कॉमन होगा उससे कॉलम वाला डिटरमिनेंट बनेगा। चलो देखो, पहली रो में कॉमन क्या है। सिर्फ कॉमन नहीं देखना, बल्कि हमको ये देखना है कि डॉट प्रोडक्ट जैसा क्या कॉमन है। चलो कोशिश करते हैं। पहली रो में अगर देखें a1 स्क्वायर, यार यहां कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1, यहां -2a1, a1 स्क्वायर 1 -2a1, a1 स्क्वायर 1 -2a1, a1 स्क्वायर 1 -2a1। तो पहली रो में हमारे पास कॉमन आ गया a1 स्क्वायर 1 -2a1। क्या ये क्लियर है? ये हमारा पहली रो में कॉमन आ गया। आइए नेक्स्ट देखें, दूसरी रो में अगर बात करें a2 स्क्वायर 1 -2a2, दिख रहा होगा आपको, तो a2 स्क्वायर 1 -2a2। और उसी प्रकार से तीसरे रो में देखें कैसा कॉमन, डॉट प्रोडक्ट जैसा कॉमन, तो यहां पर आ जाएगा a3 स्क्वायर 1 -2a3। ठीक है, तो ये बन गया हमारा पहला डिटरमिनेंट। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, कॉलम में कॉमन। देखो तीन तीन एलिमेंट हैं, पहले एलिमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ओके, दूसरे में b1 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तीसरे में ऐसा लग रहा है कि -2b1 कॉमन है, लेकिन -2 तो ले चुको, एक फैक्टर तो एक ही बार लेते हैं, तो -2b1 दिख रहा है, लेकिन b1 लेंगे क्योंकि -2 और a ले चुके हैं। क्लियर है? चलिए बात करते हैं। तो यहां पर आ जाएगा 1 b1 स्क्वायर, कॉलम में 1 b1 स्क्वायर b1, और यहां पर देखिए दूसरे में क्या कॉमन आ रहा है, 1 b2 स्क्वायर b2, 1 b2 स्क्वायर b2, 1 b2 स्क्वायर b2। तो यहां पर आ जाएगा 1 b2 स्क्वायर b2, और तीसरे में क्या कॉमन आ रहा है, 1 b3 स्क्वायर b3, 1 b3 स्क्वायर b3, 1 b3 स्क्वायर b3। तो यहां आ जाएगा 1 b3 स्क्वायर b3। अब देखिए ध्यान, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। यहां से हम -2 कॉमन निकालते हैं। क्या कॉमन निकालते हैं? -2। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, यहां से -2 बाहर निकालते हैं तो बाहर एक -2 आ जाएगा। ध्यान से देखिए -2। अब इसके अंदर हम दो ऑपरेशन लगाते हैं, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करते हैं और इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करते हैं। क्योंकि इन दोनों को अगर हम आपस में इंटरचेंज करेंगे तो एक माइनस साइन, -2 तो बाहर निकाल ही चुका, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ 1 1 1 आ जाएगा। समझ में आया है? और यहाँ a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर आ जाएगा। उसको फिर इससे इंटरचेंज कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा a1 a2 a3, और यहाँ आ जाएगा a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, इन दोनों को आपस में केवल इंटरचेंज कर रहा हूँ। ऑपरेशन देखिए, मन में सोचिए, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करा तो एक माइनस साइन बाहर आएगा, वो माइनस माइनस को क्या बना देगा, प्लस। ठीक, इन दोनों को इंटरचेंज किया तो यहाँ क्या बन जाएगा, b1 b2 b3, यहाँ पर क्या बन जाएगा, b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर b3 स्क्वायर, और इसका ट्रांसपोज ले लिया। इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, शक्ल भी है b1 b2 b3 स्क्वायर b2 स्क्वायर b3 स्क्वायर का। अब एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि हमें याद रहना चाहिए, यहां पर अपन लिखते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट बहुत 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 सारी जगह काम में आएगा, और ये कहता है 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर। डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। कंपेयर कीजिए तो पहला वाले डिटरमिनेंट, ओह ऐसा लग रहा है आंसर आ गया 2 टाइम, इसकी वैल्यू कितनी होगी, a1 माइनस a2, a2 माइनस a3, a3 माइनस a1, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, b1 माइनस b2, b2 माइनस b3 और b3 माइनस b1। देखने में लगता नहीं है, लेकिन पूरा पूरा क्वेश्चन बेस्ड है मल्टीप्लिकेशन पर। क्लियर है सब बच्चों को? इस प्रकार से करेंगे फैक्टर। आओ एक दो सवाल
बेहतरीन सवाल देखिए, आईटी में आया था। एक और क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखें। क्वेश्चन कहता है, बहुत सारे चुटकुले हैं इसमें तो। S of r is equal to a raised power r, b raised power r, beta alpha raised power r, beta raised power r, gamma raised power r। अरे गामा और आर में अंतर नहीं लगेगा, ऐसे गामा रेज पावर ऐसा कर देते हैं। तो हमको शो करना था, क्या शो करना था कि S0, S1, S2, फिर S1, S2, S3, फिर यहाँ पर S2, S3, S4, इसका डिटर्मिनेंट इज नथिंग होल स्क्वायर बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर इंटू गामा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। वापस से ऐसा लगता है कि फैक्टराइजेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट पे बेस्ड है, वैसे बेस्ड होना ही चाहिए फैक्टराइजेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट पर, क्योंकि हम उसी पर सवाल ले रहे हैं। चलिए अच्छा बात करते हैं। अल्फा एस आर, तो आइए इस डिटरमिनेंट को लिखें। ये डिटरमिनेंट हमको गिवन है S0, S1, S2 और यहाँ पर S1, S2, S3 और यहाँ पर S2, S3, S4 का डिटरमिनेंट। चलिए अच्छा, S0 की वैल्यू देखेंगे तो 1 + 1 + 1 आ जाएगी। S1 की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और S2 की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल डिटरमिनेंट बना देते हैं। फिर से S1 की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, S2 की वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा S2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, S3 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, S3 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, और S4 तो अल्फा की पावर 4, बीटा की पावर 4, गामा की, ये आ गया हमारे पास निकल के। थोड़ा अब इसको हम फैक्टराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हम बड़े आराम से कर सकते हैं फैक्टराइज। इसको फैक्टराइज करना मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा आराम से, बहुत ज़्यादा तेजी से हो सकता है फैक्टराइज। बिल्कुल ध्यान से सुन। रो में जो कॉमन होगा उससे हमारी रो बनेगी, और जो कॉलम में कॉमन होगा उससे हमारा कॉलम बनेगा। और कॉलम कॉमन मतलब ऐसा वैसा कॉमन नहीं, कैसा कॉमन देखना है हमको, डॉट प्रोडक्ट जैसा कॉमन देखना है। तो आओ देखें कि डॉट प्रोडक्ट जैसा कॉमन कुछ बात बनती है कि नहीं। चलो पहले रो में तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो 1 1 1। दूसरे रो में ध्यान से देखिए, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, तो दूसरे रो में अल्फा बीटा गामा कॉमन है। अल्फा इंटू समथिंग, बीटा इंटू समथिंग, गामा इंटू समथिंग, डॉट प्रोडक्ट जैसा। अल्फा इंटू समथिंग, बीटा इंटू समथिंग, गामा इंटू समथिंग, फिर अल्फा इंटू समथिंग, बीटा इंटू समथिंग, गामा इंटू समथिंग। तीसरे रो में देखें तो अल्फा स्क्वायर, समझ गए होंगे, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर इंटू समथिंग, बीटा स्क्वायर इंटू समथिंग, गामा स्क्वायर इंटू समथिंग, फिर अल्फा क्यूब, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा, बीटा स्क्वायर इंटू बीटा, गामा स्क्वायर इंटू गामा, फिर अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन। उसके बाद कॉलम में कॉमन देखिए, पहले कॉलम में 1 1 1 कॉमन है, दूसरे कॉलम में अल्फा बीटा गामा कॉमन है, और तीसरे कॉलम में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। और पिछले क्वेश्चन में जो स्टैंडर्ड रिजल्ट देखा था उसके कारण आप समझ गए होंगे कि अगर इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं तो यह वाला भी निकल के आएगा, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, और ये वाला तो खैर दिख ही रहा है, अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा। कहना ही पार्ट इजी क्वेश्चन है अगर एक बार हम लोग फैक्टराइजेशन की बात समझ जाएं। कॉपी कर लो। फाइनली वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ डिटरमिनेंट। देखो डिटरमिनेंट एक छोटा सा चैप्टर है। डिटरमिनेंट के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? सबसे पहले अपन ने डिटरमिनेंट का डेफिनेशन देखा, क्या होता है डिटरमिनेंट, उसके अंदर स्टैंडर्ड चीज़ें देखी, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ देखी, और फाइनली डिटरमिनेंट का एक ज़बरदस्त यूज़ है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। अब मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इनफैक्ट सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात करने जा रहे हैं, और जो रूल मैं बताने जा रहा हूँ उसको हम लोग कहते हैं क्रेमर रूल। कौन सा रूल कहते हैं? द रूल दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, इट इज नोन एज द क्रेमर्स रूल। चलो क्रेमर्स रूल की आज हम बात करेंगे। क्रेमर रूल की बात करते हैं। इससे पहले सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन
देखें, आपको थोड़ा सा जानकारी मैं दे दूं सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बारे में। यह क्रेमर रूल, यह सिस्टम ऑफ इक्वेशन तभी काम करेगा जब नंबर ऑफ इक्वेशंस इज एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल। जितनी इक्वेशन हो ही वेरिएबल होने चाहिए। क्रेमर रूल या ये जो मेथड मैं बताने जा रहा हूं, यह मेथड तभी काम करेगा जब नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल सेम होंगे। बिल्कुल ध्यान दें इस बात पे, यह रूल तभी काम करेगा जब नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल सेम होंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब सुनो, नंबर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन देखो दो प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार के सिस्टम ऑफ इक्वेशन होते हैं। एक होता है नॉन होमोजीनियस और दूसरा होता है होमोजीनियस। एक होता है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन और एक होता है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस का मतलब है जिसमें कम से कम एक कांस्टेंट टर्म नॉन जीरो हो। आइए मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए दो वेरिएबल की बात करें तो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये हो गया दो वेरिएबल का सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अगर यहीं पर हम तीन वेरिएबल के सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात करें तो ये आएगा a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 और यहीं पर आएगा a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये दो वेरिएबल का सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और ये तीन वेरिएबल का सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। दिस इज सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल एंड दिस इज सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑफ थ्री वेरिएबल। ये बात समझ में आ गई। इसके साथ एक और बात को हमको समझना है, यहां पर ये नॉन होमोजीनियस का मतलब है कम से कम कोई एक कांस्टेंट टर्म नॉन जीरो। इसका क्या मतलब है समझाता हूं। होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब है जिसमें सारे कांस्टेंट टर्म जीरो रहे। जैसे दो वेरिएबल की होमोजीनियस इक्वेशन होगी a1x प्लस b1y इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू 0 और तीन वेरिएबल की होमोजीनियस इक्वेशन होगी a1x प्लस b2y, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0 और उसी प्रकार से a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। ये कहलाती है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब है सारे कांस्टेंट टर्म जीरो, उसमें कहीं पर कोई भी कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट नहीं होगा, सिर्फ कोफिशिएंट होंगे यानी जिनसे वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में है। जबकि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब होगा कम से कम कोई एक कांस्टेंट टर्म नॉन जीरो हो सकता है। c1 c2 दोनों नॉन जीरो हो सकता है c1 जीरो हो जाए c2 नॉन जीरो हो सकता है c2 जीरो हो जाए c1 नॉन जीरो। कम से कम एक कांस्टेंट टर्म तो नॉन जीरो होना ही चाहिए। यहां पर भी d1 d2 d3 तीन तीन कांस्टेंट टर्म है तो तीनों में से कम कोई एक तो नॉन जीरो होना ही चाहिए। क्या नॉन होमोजीनियस होमोजीनियस समझ में आया। अब क्रेमर रूल क्या कहता है? क्रेमर रूल कहता है कि हम डेल्टा से डिनोट करेंगे कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट। किससे डिनोट करेंगे? डेल्टा से कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट। जैसे इनके लिए अगर हम देखें तो के लिए ही, इन दोनों के लिए ही डेल्टा की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी कोफिशिएंट से बना हुआ डिटर्मिनेंट, कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट a1 b1 a2 b2। ये आ गया कोफिशिएंट से बना हुआ डिटर्मिनेंट, कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट a1 b1 a2 b2। क्या बात समझ में आई? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात को और ध्यान देंगे। उसके बाद एक होता है वेरिएबल डिटर्मिनेंट। वेरिएबल डिटर्मिनेंट, हर वेरिएबल का अपना डिटर्मिनेंट, किसी वेरिएबल को नाराज नहीं करना। अच्छा नीचे देखो, इसके लिए अगर डेल्टा की बात करें तो इसका थर्ड ऑर्डर का आएगा, तीन रो तीन कॉलम आएंगे, तीन वेरिएबल इन्वॉल्व है, तीन इक्वेशन इन्वॉल्व है, तो यह आएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3। हर वेरिएबल का अपना डिटर्मिनेंट। अब मेरी बात सुने, जिस वेरिएबल का डिटर्मिनेंट चाहिए, जिस वेरिएबल का डिटर्मिनेंट चाहिए उस वेरिएबल के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस कर दो। उस वेरिएबल के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस कर दो। जैसे यहां पर दो ही वेरिएबल है, अब हमको डेल्टा x निकालना है तो x के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस कर दो। डेल्टा x आ जाएगा c1 c2 b1 b2 और यहीं पर डेल्टा y निकल के आ जाएगा a1 a2 c1 c2।
जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट डिटरमिनेंट चाहिए उस वेरिएबल के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस कर दीजिए, उस वेरिएबल के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस कर दीजिए। मतलब गाड़ी पहुंच गई। अब नीचे आ जाइए, यहां पर अगर हमको डेल्टा एक्स चाहिए तो यहाँ डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, d1 d2 d3 और बाकी सब सेम रहेगा, b1 b2 b3 c1 c2 c3। ऐसे ही डेल्टा वाई हम लोग निकाल सकते हैं। डेल्टा वाई कितना बन जाएगा, a1 a2 a3, वाई के कोफिशिएंट को रिप्लेस करेंगे d1 d2 d3 और बाकी c1 c2 c3। ऐसे डेल्टा जेड बन जाएगा। डेल्टा जेड आ जाएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड फाइनली d1 d2 d3। निकल गए वेरिएबल डिटरमिनेंट, निकल गया कोफिशिएंट डिटरमिनेंट। उसके बाद क्रेमर बाबा ने सिंपल सी बात बोली है। क्रेमर बाबा बोले कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू होगी और कुछ नहीं, वेरिएबल डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट डिटरमिनेंट, बस यही होती है वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट डिटरमिनेंट, वेरिएबल डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट डिटरमिनेंट। यानी इस बात से देखें तो x की वैल्यू और कुछ नहीं, डेल्टा x अपॉन डेल्टा y की वैल्यू और कुछ नहीं, डेल्टा y अपॉन डेल्टा z की वैल्यू और कुछ नहीं, डेल्टा z अपॉन डेल्टा। ये है बेसिकली सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने का क्रेमर्स रूल। ये है सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने का क्रेमर्स रूल। जबरदस्त रूल है, ध्यान रखना है। क्या पूरा रूल समझ में आया? रूल खत्म नहीं हुआ। क्रेमर बाबा इतना ही नहीं बोले, और भी बहुत कुछ बोले। ये तो उन्होंने पहले सॉल्व करना बताया कि भैया ऐसे कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड को देखकर कुछ बातें और कही जा सकती है। अच्छा, एक छोटी सी बात देखो, जब होमोजीनियस इक्वेशन बनेगी तो आप एक पूरे कॉलम को 0 0 से रिप्लेस करोगे, एक पूरे कॉलम को 0 0 से रिप्लेस करोगे, एक पूरे कॉलम को 0 0 0 0 0 से रिप्लेस करोगे। अगर एक पूरा कॉलम 0 तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी, 0। यानी होमोजीनियस इक्वेशन के लिए डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड जितने भी वेरिएबल डिटरमिनेंट बनेंगे, सारे वेरिएबल डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या निकल के आएगी, 0। क्या ये बात समझ में? अभी हम आएंगे। ये हो गया बेसिक सॉल्विंग की टेक्निक। लेकिन इस टेक्निक के बारे में और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, कुछ बेसिक बातें और कही जा सकती हैं। उनको सुने, कॉपी कर लो।